हम्म आज की इस डीप डाइव चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सामने एक बहुत ही शानदार स्टैक है। हाँ, भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी के पूरे विस्तृत नोट्स हैं आज हमारे पास। बिल्कुल। और हमारा आज का मिशन है इन नोट्स के भीतर छिपे हुए तथ्यों और कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से डिकोड करना। मतलब आज हम भूगोल को सिर्फ रटने वाले फैक्ट्स की तरह नहीं देखेंगे। हमारा अप्रोच एकदम एक मास्टर क्लास जैसा होगा। एकदम सही। जैसे कोई अनुभवी टीचर ब्लैक बोर्ड पर चौक से भारत का नक्शा बनाकर एक एक चीज समझाता है। हाँ, और ये चर्चा विशेष रूप से उन छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है जो एसएससी, रेलवे या स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो बिना किसी भारी भरकम शब्दों के हम इन नोट्स के हर एक बिंदु को उसी क्रम में डिकोड करेंगे ताकि सब कुछ आसानी से याद हो जाए। चलिए फिर सबसे पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। भारत की बेसिक जानकारी और उसका भौगोलिक विस्तार। अगर हम विश्व के मानचित्र पर भारत की स्थिति और उसके आकार का खाका खींचें तो यह कैसा दिखता है? देखिए, भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो कि पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। बिल्कुल। और इस 2.42% हिस्से के साथ भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बन जाता है। लेकिन जनसंख्या के मामले में यहाँ विश्व की लगभग 17.5% आबादी रहती है ना? हाँ, और ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्थित है। यहीं से कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, भारत के बीच से गुजरती है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। एकदम सही। और परीक्षा के नजरिए से ये याद रखना जरूरी है कि ये 8 राज्यों से गुजरती है। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसे इसी क्रम में याद रखना चाहिए। अब इसके भौगोलिक विस्तार पर आते हैं। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। इसे अगर हम किलोमीटर्स में समझें तो उत्तर से दक्षिण की सीधी लंबाई 3,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2,933 किलोमीटर बैठती है। कुल भूसीमा भी काफी विशाल है, करीब 15,200 किलोमीटर। हाँ, और अगर हम द्वीपों को भी मिला लें तो हमारी कुल तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। भारत के अंतिम बिंदुओं से भी बहुत सवाल आते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में है, इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार में है, जिसे इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का किबिथुम है, और पश्चिम में गुजरात का गुहार मोती, जिसे सर क्रीक भी कहा जाता है। अब समय की बात करते हैं। मानक समय यानी IST 82.5 डिग्री पूर्व से तय होता है। PMP छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। सही कहा। अब पड़ोसी देशों और सीमाओं को देखते हैं। सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, ये सवाल बहुत ट्रिकी होता है। हाँ, लोगों को लगता है चीन या पाकिस्तान होगा, लेकिन असल में सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, 4,096 किलोमीटर। बिल्कुल, और ये 5 राज्यों को छूती है। इसके बाद चीन का नंबर आता है 3,488 किलोमीटर, जिसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसमें 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी शामिल है। फिर पाकिस्तान है 3,323 किलोमीटर। भारत पाक सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा है, जो 5 राज्यों से लगती है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर और भूटान के साथ 699 किलोमीटर। और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, सिर्फ 106 किलोमीटर, जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी से लगती है। जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट्स को भी समझना जरूरी है, जैसे 10 डिग्री चैनल, यह अंडमान और निकोबार के बीच है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है, और 8 डिग्री चैनल मालदीव और भारत के मिनिकॉय को अलग करता है। एक डंकन पैसेज भी है, जो ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है। तो ये हो गई बेसिक जानकारी। अब चैप्टर 2 पर चलते हैं। भारत के भौगोलिक प्रदेश, खासकर हिमालय पर्वत। पहाड़ों के निर्माण की कहानी बहुत दिलचस्प है। हाँ, आज जहाँ हिमालय है वहाँ करोड़ों साल पहले टेथिस सागर हुआ करता था। फिर भारतीय और एशियाई प्लेट का टकराव हुआ करीब 6 करोड़ वर्ष पूर्व। इस टकराव से टेथिस सागर का तलछट ऊपर उठने लगा, जिससे नवीन वलित पर्वत यानी यंग फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण हुआ। और यही हिमालय है। इसे हम अलग अलग भागों में बांटते हैं।
सबसे पहले ट्रांस हिमालय, जिसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। ये महान हिमालय के उत्तर में है और यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। इसकी सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम है। जहां भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। सियाचिन और बाल्टोरो ग्लेशियर भी यहीं हैं। काराकोरम के बाद लद्दाख श्रेणी आती है, जहां माउंट रकापोशी है। इसकी ढलान दुनिया में सबसे तीव्र मानी जाती है। फिर जास्कर श्रेणी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कामेट है। और लद्दाख श्रेणी का जो हिस्सा तिब्बत तक फैल गया है, उसे ही कैलाश पर्वत कहते हैं। अब मुख्य हिमालय पर आते हैं। इसके 3 भाग हैं। पहला है महान हिमालय, जिसे हिमाद्री या आंतरिक हिमालय कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। यह नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक फैला है। ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है और इसका कोर ग्रेनाइट का बना है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां यही हैं, जैसे नेपाल में एवरेस्ट, भारत में कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और नंदा देवी। गंगोत्री, यमुनोत्री और जैमू जैसे बड़े ग्लेशियर भी इसी महान हिमालय का हिस्सा हैं। इसके दक्षिण में मध्य या लघु हिमालय है, जिसे हिमाचल भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच है। यहाँ शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी और नाग टिब्बा जैसी श्रेणियां यही हैं। सारे प्रमुख हिल स्टेशन जैसे शिमला भी इसी हिस्से में है। कश्मीर में एक विशेष हिमनद जमाव पाया जाता है, जिसे करेवा कहते हैं। यह केसर की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। अब सबसे बाहरी हिस्सा आता है शिवालिक। ये सबसे नवीन संरचना है। ऊंचाई 500 से 1500 मीटर है। यहाँ भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स बहुत अधिक होते हैं। दून और द्वार घाटियां यही हैं, जैसे देहरादून। ये तो हुआ अक्षांशीय विभाजन। पूर्वोत्तर भारत में पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, जो बलुआ पत्थर से बनी हैं। जैसे डफला, मिरी, अभोर, मिश्मी, पटकई बूम, नागा, मिजो और गारो खासी जयंतियां। हिमालय को नदियों के आधार पर भी बांटा जाता है। सिंधु से सतलुज तक पंजाब हिमालय, सतलुज से काली नदी तक कुमाऊं हिमालय, काली से तीस्ता तक नेपाल हिमालय, और तीस्ता से देहांग यानी ब्रह्मपुत्र तक असम हिमालय। पहाड़ों को पार करने के लिए कुछ दर्रे या पासेज हैं। जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा है, जहां जवाहर टनल है। और जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश में शिपकिला है, जहां से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा है, जो कैलाश मानसरोवर का मार्ग है। सिक्किम में नाथुला और जेलेपला हैं। अरुणाचल में दीफू दर्रा है, जो एक त्रिकोणीय जंक्शन पर है, और मणिपुर का तुजू दर्रा म्यांमार को जोड़ता है। हिमालय का महत्व बहुत बड़ा है। ये साइबेरियाई हवाओं से हमारी रक्षा करता है और मानसून को रोककर बारिश करवाता है। अब आगे बढ़ते हैं उत्तरी मैदानी क्षेत्र यानी द नॉर्दर्न प्लेन्स की ओर। ये मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जलोढ़ अवसाद यानी अलूवियम से बने हैं। इन्हें क्रमबद्ध तरीके से बांटा गया है। शिवालिक के ठीक दक्षिण में भाबर क्षेत्र है। यहाँ कंकड़ पत्थर होते हैं और नदियाँ जमीन के नीचे गायब हो जाती हैं। ये कृषि के लिए अनुपयुक्त है। भाबर के बाद तराई क्षेत्र आता है, जहां नदियां वापस सतह पर आ जाती हैं। ये दलदली और घनी जंगलों वाला इलाका है। इसके बाद खादर आता है, जो नदियों के बाढ़ वाले मैदान हैं। यहाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी न्यू एलोवियम पाई जाती है, जो अत्यधिक उपजाऊ होती है। और बांगर वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जहाँ चूनेदार कंकड़ पाए जाते हैं। ये खादर से कम उपजाऊ होती है। इन मैदानों के प्रकार भी हैं। राजस्थान का मैदान, जहां लूनी नदी, थार मरुस्थल और सांभर झील है। पंजाब का मैदान, जो 5 दोआबों से बना है। गंगा का मैदान, जिसमें रोहिलखंड और अवध शामिल हैं। और पूर्व में ब्रह्मपुत्र का मैदान है, जहां माजुली द्वीप स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 929 वर्ग किलोमीटर है। अब प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं। इस पठार की स्थिरता और इसका महत्व क्या है? यह त्रिकोणीय आकार का है और गोंडवानालैंड का सबसे प्राचीन और स्थिर भाग है। इसे मुख्य रूप से सेंट्रल हाईलैंड्स और दक्कन के पठार में बांटा गया है। सेंट्रल हाईलैंड्स में अरावली है, जो सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर। विंध्य पर्वतमाला एक जल विभाजक का काम करती है। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। इसी क्षेत्र में मालवा का पठार है, जहां काली मिट्टी मिलती है। और छोटा नागपुर का पठार खनिजों से इतना समृद्ध है कि इसे भारत का रूर कहा जाता है।
इसके दक्षिण में दक्कन का पठार है, जो लावा प्रवाह यानी बेसाल्ट से बना है। यहाँ की काली मिट्टी कपास के लिए उत्तम है। दक्कन के पठार के उत्तर में सतपुड़ा, पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट हैं। एक बात और, मेघालय का पठार भी इसी प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी विस्तार है। बिल्कुल, मालदा गैप इसे मुख्य पठार से अलग करता है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां इसी का हिस्सा हैं। घाटों की बात करें तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या मुख्य अंतर है? पश्चिमी घाट सतत यानी लगातार हैं और ऊंचे हैं। इनकी ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है, 2695 मीटर। इन्हें सह्याद्री भी कहा जाता है और यहाँ अधिक वर्षा होती है। पूर्वी घाट नदियों द्वारा कटे फटे हैं। इनकी ऊंचाई कम है और सर्वोच्च चोटी जिंदगढ़ा है, 1690 मीटर। तटीय मैदानों को देखें तो पश्चिमी तट काफी संकीर्ण है। इसमें कच्छ, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट शामिल हैं। मालाबार तट पर कयाल यानी वेमनाड झील स्थित है। दूसरी ओर पूर्वी तट काफी चौड़ा है और डेल्टा वाला है। इसमें उत्कल तट, आंध्र तट, जहां कोलेरू झील है, और कोरोमंडल तट शामिल है। कोरोमंडल तट पर सर्दियों में लौटते मानसून से बारिश होती है। रेगिस्तान की बात करें तो अरावली के पश्चिम में थार मरुस्थल है। यहाँ 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। यहाँ बरखान पाए जाते हैं, जो अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं। द्वीप समूहों में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है। इसका निर्माण विवर्तनिक और ज्वालामुखी गतिविधियों से हुआ है। इसकी सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप यहीं है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अरब सागर में लक्षद्वीप है, जो प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ से बना है और ये सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। अब चैप्टर 3 भारत का अपवाह तंत्र और झीलों पर आते हैं। एक बड़ा जल विभाजक भारत के पानी को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बांटता है। 77% पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है और 23% अरब सागर में। नदियों के प्रवाह के कई प्रकार होते हैं, जैसे वृक्षाकार, जो पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है, जैसे गंगा और यमुना। पश्चिमी घाट से अरब सागर में गिरने वाली नदियां समानांतर बहती हैं। छोटा नागपुर में जालीदार पैटर्न दिखता है। अरिये यानी रेडियल पैटर्न वहां होता है जहां अमरकंटक पहाड़ी से नदियां सभी दिशाओं में निकलती हैं, जैसे नर्मदा और सोन। और सबसे महत्वपूर्ण हैं पूर्ववर्ती नदियां, जो पहाड़ों को काटकर गॉर्ज बनाती हैं, जैसे सिंधु और सतलुज। ये हिमालय के बनने से पहले से बह रही हैं। झीलों से जुड़े कुछ फैक्ट्स भी हैं। चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की लगून है। सांभर झील अंतर्देशीय खारी झील है। वुलर ताजे पानी की विवर्तनिक झील है। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील लोकतक है। यहीं केइबुल लामजाओ तैरता नेशनल पार्क है। वेमनाड सबसे लंबी झील है, जहां नौका दौड़ होती है। लोनार झील क्रेटर या उल्कापिंड के गिरने से बनी है। पुलिकट झील को श्रीहरिकोटा समुद्र से अलग करता है और चोलामू सबसे ऊंची झील है। हमारे कुल जल संसाधनों का 97% खारा है और सिर्फ 3% मीठा पानी है। इतने बड़े देश में मौसम कैसे काम करता है? चैप्टर 4 में भारत की जलवायु को समझाया गया है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। इसे अक्षांश यानी कर्क रेखा, ऊंचाई, हिमालय पर्वत और समुद्र से दूरी प्रभावित करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी हैं, जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों में भूमध्य सागर से बारिश लाते हैं, जो रबी की फसल के लिए बहुत लाभदायक है। अल नीनो की घटना से भारतीय मानसून कमजोर होता है और ला नीना से मानसून मजबूत होता है। जलवायु को कोपेन के वर्गीकरण से स्टेप बाय स्टेप समझा जा सकता है। AMW पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग है। AS कोरोमंडल तट है, जहां सर्दियों में बारिश होती है। AW प्रायद्वीपीय पठार की जलवायु है। BSHW अर्धशुष्क है, जैसे पंजाब और राजस्थान का पूर्वी भाग। BWHW गर्म मरुस्थल है, यानी पश्चिमी राजस्थान। CWG गंगा का मैदान है। DFC पूर्वोत्तर भारत है और E ध्रुवीय जलवायु है, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है। वर्षा का वितरण भी अलग-अलग है। पश्चिमी घाट और मेघालय के मौसिन राम में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। गंगा घाटी और ओडिशा में 100 से 200 सेंटीमीटर, दक्कन और पश्चिमी यूपी में 50 से 100 सेंटीमीटर, और पश्चिमी राजस्थान तथा लेह में 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। अब आखिरी हिस्से चैप्टर 7 और 8 पर आते हैं। कृषि, खनिज और उद्योग, खाद्यान्न और नकदी फसलों के लिए क्या कंडीशंस चाहिए?
चावल के लिए 22 से 32 डिग्री तापमान, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा और जल भराव वाली चिकनी दोमट मिट्टी चाहिए। कपास के लिए 20 से 35 डिग्री तापमान, 210 पाला रहित दिन और दक्कन पठार की काली मिट्टी जरूरी है। जूट, जिसे गोल्डन फाइबर कहते हैं, उसके लिए भारी वर्षा यानी 125 से 200 सेंटीमीटर और बाढ़ के मैदानों की नई जलोढ़ मिट्टी चाहिए। गन्ने के लिए 21 से 27 डिग्री तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। चाय के लिए ढलान आवश्यक है ताकि पानी रुके नहीं और वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए। खनिज व कच्चे तेल की बात करें तो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र यानी मुंबई हाई में सर्वाधिक 33.2% कच्चा तेल भंडार है। असम का डिगबोय सबसे पुराना तेल क्षेत्र है और गुजरात में भी भंडार हैं। खनिज बेल्ट में छोटा नागपुर पठार सबसे समृद्ध है, जहां लौ, अयस्क और कोयला मिलता है। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र यानी कर्नाटक में भी खनिज मिलते हैं। एक अहम नोट यह है कि भारत का 98% कोयला गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। उद्योग की स्थापना भी कई कारकों पर निर्भर करती है। हाँ, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता। जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग इसीलिए है। ऊर्जा आपूर्ति, बाजार, परिवहन और जलवायु भी जरूरी है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु चाहिए। सरकारी नीतियां जैसे SEZ भी उद्योगों को बढ़ावा देती हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे भारत का भूगोल पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पहाड़ों से लेकर नदियों और जलवायु तक सब एक साइकिल का हिस्सा हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आज हमने हिमालय, मानसून और नदियों के गहरे संबंध को समझा है। भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण जब ये हिमनद यानी ग्लेशियर्स प्रभावित होंगे तो क्या होगा? यही विचार करने वाली बात है। हमारी पूर्ववर्ती जल निकासी प्रणाली और कृषि के लिए जरूरी जलोढ़ मैदानों के स्वरूप में तब क्या बदलाव आएगा? क्या हमारे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के नक्शे भविष्य में पूरी तरह से बदल जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर परीक्षा से परे जाकर खुद से रिसर्च की जानी चाहिए। एक बहुत ही गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार। इसी ज्ञानात्मक नोट पर हम आज के इस डीप डाइव को समाप्त करते हैं। भूगोल के इस ताने बाने को समझते रहें।